अहम शख्सियत इस वक्त हमारे कैमरे के सामने है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे तमाम चैनल में। आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम अजय कुमार है। किस गांव से अजय कुमार जी, मैं अगवानपुर का निवासी हूँ। तो अजय कुमार जी, मैं इससे पहले किसी राजनीतिक सवाल पर आऊं, मैं चाहूंगा कि मैं आपके विषय में लोगों को विस्तार से बताऊं कि क्या आपका पैतृक गांव है और किस कारोबार से आप जुड़े रहे हैं? मेरा पैतृक गांव है। मैं पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में इंजीनियर था। अच्छा। पापा जी की बीमारी के कारण मैंने नौकरी छोड़नी पड़ी और मैं कृषि करता हूँ, फार्मर हूँ। अच्छा, फार्मर हैं, अपना किसानी करते हैं। जी जी। और इसी गांव में पले बड़े हैं? जी, ये मेरा पैतृक गांव है। आपका पैतृक गांव यही है? यही है जी, यही है। तो जाहिर सी बात है, आप गांव की तमाम समस्याओं से, गांव के तमाम लोगों से बहुत करीब से जुड़े रहे होंगे। हाँ जी। तो क्या और अभी जिस तरह से हमें सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई और जिस विषय पर हम आज आए भी आपसे मिलने के लिए कि कहीं ना कहीं आप जो है इस बार चुनावी मैदान के अंदर फिर लोगों के बीच में रहेंगे, ऐसा जानकारी हमें प्राप्त हुई है। उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं पहला सवाल लेता हूँ। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने का मन है। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे हम लोग, तो हम सेकंड नंबर पर रहे हैं पिछली बार। अच्छा। 1250 वोट मिली है। 1250 वोट मिली है आपको? जी जी, 1250 वोट मिली है और हम सेकंड नंबर पर रहे हैं। अब की बार फिर तैयारी है। मतलब हौसला नहीं टूटा? क्योंकि हौसला नहीं टूटा है। हौसला क्या, कुछ कर दिखाने का जुनून है हमारे दिल में। अच्छा। हाँ। तो क्या क्या जहन के अंदर है, क्यों राजनीति के अंदर आना चाहते हैं? मेरा एक बिल्कुल सीधा स्पष्ट सवाल है। राजनीति के अंदर आने का बस एक ही उद्देश्य है कि जो अच्छे लोग हैं वे राजनीति से दूर रहते हैं। वे बड़ी बड़ी मुद्दों पे ध्यान नहीं देते हैं, मोटे मोटे मुद्दों को छोड़ एक दो को देख लेते हैं और बस अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके गांव में क्या क्या अहम समस्याएं हैं जो आप नजदीक से जानते हैं आज भी? आज की समस्याएं मुख्य तौर पे जैसे कि ज्यादातर प्रधान रास्तों पर ध्यान देते हैं, रास्ते बनवा देते हैं, लेकिन और जो बहुत सारी समस्या होती हैं, जैसे गांव में हमारी वृद्ध औरतें होती हैं, वृद्ध आदमी होते हैं, उनकी पेंशन नहीं होती है, वे परेशान होते, बैंकों के चक्कर काटते हैं, पेंशन नहीं बन पाती है। बहुत सारे अभी तक भी हमारे बहुत बड़ा गाँव है, अभी तक भी हमारे गाँव में काफी मकान ऐसे हैं जो 80 से 90 साल पुराने कच्चे मकान हैं अभी तक भी, जिनके घरों पर प्रधानमंत्री डूडा सूडा विभाग की एक योजना है कि प्रधानमंत्री के आवास जगह जगह बने, जो अच्छे प्रधान है कुछ लोगों ने बनवाए भी हैं। जी। अच्छा, लेकिन आप अभी भी एक बड़ी तादाद के अंदर आपके यहाँ मकान नहीं बने? अभी काफी मकान कच्चे हैं यहाँ पर, जिनकी छत पक्की नहीं है। इस योजना में शायद कुछ 10-20 ही मकान आए होंगे इन 5 सालों में। अच्छा। यहाँ पर इतने बड़े गाँव में, बहुत बड़ा क्षेत्र है। 4 इस ग्राम पंचायत के अंदर 4 गाँव आते हैं, अगवानपुर, जब्बापुरी, कुंडा और कोरेवाला, 4 गाँव आते हैं। तो विकास एक लिमिट में होकर रह जाता है। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करी, सड़कें तो बनी लेकिन सड़कों की साफ सफाई की व्यवस्था उस तरह से नहीं है, तो उस पर क्या आपका ध्यान रहेगा? क्या उसकी, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो गंदगी रहेंगी तो बीमारियां पनपेंगी। बिल्कुल, ये सही बात है। एक ही सफाई कर्मी है इतने बड़े गाँव के लिए, यहाँ अगवानपुर में एक ही सफाई कर्मी है। हाँ। अच्छा। जो प्रधान जी बताते हैं, मैं प्रधान जी से बात होती रहती है, रास्तों पे कूड़े के ढेर लगे होते हैं, तो इस विषय में प्रधान जी से बात करता हूँ। प्रधान जी कहते हैं कि एक ही सफाई कर्मी, उसे कहाँ कहाँ लगाऊं मैं। और उन्होंने 1-2 बता रहे थे कि 1-2 मैंने अपने पैसे भी लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी सफाई पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। जगह जगह कूड़े। अभी 4 दिन पहले मुझे 1076 पर कॉल करनी पड़ी कूड़े के लिए। अच्छा। कूड़ा उठवाने के लिए मुझे 1076 पर कॉल करनी पड़ी। जब 5 साल पहले आप चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद भी क्या निरंतर आप लोगों के बीच में बने रहे हैं लोगों की समस्याओं के लिए, या अब चुनावी माहौल को देखकर जो आप दोबारा सामने आए? नहीं, मैं 5 साल से क्या, पिछली चुनाव होने से पहले से ही मैं पब्लिक के बीच में हूँ। अच्छा। मैं उनकी समस्याओं को फेस कर रहा हूँ, और जो गांव में छोटे मोटे विवाद होते हैं मैं थाने तक नहीं जाने देता। अच्छा। मैं अपने यहाँ बैठ के निपटा देता हूँ उन्हें। बहुत बड़ी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चल पाता और रिपोर्ट वगैरह कर देते हैं, तो उसे भी मैं वहां से फ्री करवा के यही आगे निपटवा देता हूँ, फैसला यही कराता हूँ। तो थाने में जो पैसे लगते हैं, यहाँ भी कुछ पैसे वैसे लगते हैं? थाने में पैसे नहीं लगते, कुछ 1-2 केस में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो विवाद आपके यहाँ सुलझते हैं यहाँ तो फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा था कि हमारा एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है कि हम एक बेहतरीन कैंडिडेट को, और हमने तमाम अभी आपके सामने और भी नए नए चेहरे जरूर आएंगे, लेकिन हमारी कोशिश पॉडकास्ट के माध्यम से खासकर इस गांव वासियों के लिए आज वो तमाम सवाल करेंगे जो आपके मुद्दे हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, आपके बच्चों का भविष्य है। अगर उनका सही जवाब कहीं ना कहीं कसौटी पर उतरता है तो आप जरूर एक बार कोशिश करें, आप जहन में डालें, परिवार में चर्चा करें कि हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर योर चिल्ड्रन फ्यूचर्स। तो इंजीनियर साहब, मैं कह सकता हूं आपको, क्योंकि आप इंजीनियर हैं। जी जी। तो हालांकि
जिस पद के लिए आप अक्सर प्रधान जी से संबोधित किया जाता है, लेकिन आपके पास दोनों ही काबिलियत है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जी जी जी। कहाँ पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने, जरा वो भी जरा बताएं ताकि सभी लोगों को पता चले। मैंने 2002 में इंटर करा था दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से? जी। सीबीएसई बोर्ड से? यूपी बोर्ड से 10वीं करने के बाद मैं दिल्ली चला गया था। मेरे चाचा जी होम मिनिस्ट्री में है दिल्ली, अब तो रिटायर हो गए। अच्छा, कहाँ कहाँ पे रहे? खजूरी में, भजनपुरा के सामने खजूरी है। हाँ, पक्की खजूरी है। हाँ जी, पक्की खजूरी है। अच्छा। और गीतांजलि पब्लिक स्कूल के जस्ट पीछे ही चाचा जी का मकान है। अच्छा, खजूरी में, पक्की खजूरी में। तो गृह मंत्रालय में थे वे, डायरेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट से भी रिटायर हुए हैं अभी। अच्छा, तो मेरा मैं निवास वहीं स्थान रहा भी हूँ। वही, इसलिए मैं बहुत अच्छे से हाँ, तो जानता मैं वही रहा हूँ चाचा जी के पास। और मैंने अच्छा। यमुना विहार से 11th और 12th वहीं अच्छा। से रेगुलर करी है। हम्म। और बाड़ा हिंदू राव से, हंसराज कॉलेज है बाड़ा हिंदू राव में, हाँ, वहां से मैंने देखा है। ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया था। अच्छा। फर्स्ट ईयर हो भी गया था, लेकिन सेकंड ईयर में वहां से छोड़ के मैं इधर आ गया था कि फिर कुछ। पॉलिटेक्निक हाँ, ज्वाइन फिर किया आपने? पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया था, पॉलिटेक्निक करी यहाँ से। अच्छा, फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर मैं हार्डिल में ड्यूटी करी मैंने लगभग 1.5 साल, यूपीपीसीएल में। मैंने जो मेरा पॉलिटेक्निक में मेरा जो कोर्स था, सिलेबस था, वो इंस्ट्रूमेंट का था। अच्छा, मैं इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर था। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर जी, थे। जी, तो तो अब आपके पास पॉलिटेक का ज्ञान है, तो क्या अगर मान लो इस बार आपको जनता अपना रहबर बनाती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो क्या कुछ इस तरह की योजनाएं, कुछ रोजगार की योजनाएं, पॉलिटिकल दिमाग भी इसके अंदर लगेगा कि हाँ, बच्चों के लिए कोई आईटीआई बने और उस आईटीआई के अंदर बच्चे जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते या 10th और 12th के बाद आईटीआई ज्वाइन करके कुछ हुनर उनके हाथ में दिया जाए, कुछ इस तरह की योजना बनाएंगे दिमाग में? अभी तो सबसे पहले तो फोकस ये है कि हमारे गांव काफी बड़ा है, पब्लिक लगभग 30,000 की आबादी वाला गांव है लगभग, लेकिन यहाँ अभी इंटर कॉलेज नहीं है। इंटर कॉलेज नहीं है इतनी बड़ी आबादी के गांव में? अभी मेरा प्रथम फोकस तो ये है कि मैं अपने गांव में सबसे पहले इंटर कॉलेज और फिर धीरे धीरे कोशिश रहेगी उसे ग्रेजुएशन तक मैं कराऊं। ये मेरा प्रथम फोकस है। दूसरा, कुछ गरीबों के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं और स्कूलों में जाते हैं कोर्स की वजह से या ड्रेस की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं बीच में, तो बहुत बड़ा मेरा फोकस उनकी तरफ भी रहेगा कि मैं अपने कोर्ट से 10, 20, 50 लड़कों को, बच्चों को मैं अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा दिलाऊंगा, अपने पैसे से उनको पढ़ाऊंगा। ये भी मेरा उद्देश्य है। बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि देखिए, जब आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे और समझदार होंगे, तो भले ही वो एक बार को नौकरी कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन वो जो भी काम करेंगे उसे सब पढ़े लिखों की तरह करेंगे, समझदारी से करेंगे और तरक्की करेंगे आगे। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहता कि हर पढ़े लिखों के आज के टाइम में देश के अंदर नौकरी है, ये तो तमाम स्थानीय इनके जहन के अंदर बात रही। और क्या कुछ ऐसा गांव के लिए हो सकता है कि जो गांव के विकास के लिए कुछ नई चीजें, क्या हो सकता है? नई चीजें, जिस तरह से हमने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई है बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में, तो हर भर्ती में जो भी वैकेंसी आती है, जो भी भर्ती होती है, उसमें हमारे यहाँ से 7-8 लड़के चले जाते हैं, 7-8 बच्चे, कुछ 2-3 लड़कियां, 4-5 लड़के हर भर्ती में जाते हैं। तो वो लाइब्रेरी भी छोटी है, उसका भी विस्तार करना है, उसमें फैसिलिटीज कम है, उसे फैसिलिटीज भी बढ़ानी है। अभी जैसे कि लाइब्रेरी में कैमरे की रिक्वायरमेंट आ रही है, कुछ बच्चों की बुक्स इधर उधर हो जाते हैं, नोट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अभी कैमरे की व्यवस्था चल रही है। कैमरा तो फिलहाल में लगवाना है, उसमें हम सब कंट्रीब्यूशन करके उसमें कैमरे लगाएंगे। तो निरंतर इस तमाम की व्यवस्थाओं पर जो है आप लगे रहते हैं, क्योंकि अफगानपुर अक्सर बहुत चर्चा में रहा है गांव मेरठ के अंदर। ये जो अफगानपुर आपका गांव है जी, काफी बड़ा गांव है। काफी मशहूर भी गांव है आपका। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का या शिक्षा मंत्री का आज तक ध्यान नहीं गया, या मौजूदा प्रधान जो है, इतना अहम रिक्वायरमेंट है इंटर कॉलेज, कितना बड़ा, क्योंकि बड़े शर्म की बात है कितनी ज्यादा बड़ी आबादी वाले क्षेत्र के बच्चे कहीं और इंटर कॉलेज के, मतलब अपनी जो है स्नातक जो शिक्षा के लिए कहीं और जा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए कहीं और जा रहे हैं। तो मेरा ऐसे में सवाल ये भी बन जाता है कि क्या इसके लिए पहले प्रयास किए गए या प्रयास विफल हो गए, या आप किस तरह से प्रयास करेंगे जो कामयाब हो सकते हैं? हम प्रयास तो ये करें, जैसे स्थानीय विधायक होता है, वो कोई किसी भी पार्टी का हो, अगर हमें अपने गांव में कोई मतलब इंटर कॉलेज की डिमांड रिक्वायरमेंट रखनी है, तो हमें ये नहीं कि हमारी पार्टी का होगा तो ही हम उसके पास जाएंगे। नहीं, उसको लेकिन वो तो कोई भी किसी भी पार्टी का एमएलए हो, सांसद हो, हम उसके पास जाएंगे, और 1-2 से काम नहीं बनेगा तो 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उनको इकट्ठा करके लेके जाएंगे, लेकिन हम अपने गाँव में उसकी व्यवस्था करेंगे। ये पक्का। आपके तेवर से ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं आएगा तो आप तो आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाओगे। जबरदस्ती लाएंगे, जैसे भी होगा करेंगे। देखिए, एक तो काम ये होता है कि आदमी जाता है, नहीं हुआ तो बस छोड़ दिया, लेकिन हमें इंटर कॉलेज लाना है या ग्रेजुएशन कॉलेज करना है तो वो लाना ही है, किसी तरह से भी आए। मैं आपको बता दूं कि ये कोई 20, 30, 50, 100 साल पुराना गांव नहीं है, कई सौ साल पुराना गांव है, 30,000 की आबादी है। सन 1952 में
पहला ग्राम पंचायत चुनाव हुआ था और हैरत की बात यह है कि 6 दशक गुजरने के बावजूद भी यहाँ कितने प्रधान आए होंगे, कितने प्रधान चले गए होंगे, लेकिन इस तरह की सोच या अब तक कोई इस तरह का जो है उच्च शिक्षा का माध्यम इस गांव के अंदर नहीं है। बड़ी अफसोस की और बड़ी अजीब और हैरत अंगेज खबर है। खैर, ये पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर ये पहुंचे बात और इतने बड़े गांव में इतनी बड़ी आबादी के अंदर शिक्षा की व्यवस्था बने। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर ये बड़े जो है हम कहेंगे बड़ी दुविधा की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे लगभग 90,000 स्कूल पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। खैर, किस पार्टी को बिलोंग करते हैं वैसे? पार्टी तो कोई सी ज्वाइन नहीं कर रखी वैसे। बसपा के सिपाही हैं, पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करी है। पार्टी ज्वाइन करी नहीं है लेकिन बसपा के सिपाही हैं। हाँ जी, कोई पद नहीं लिया किसी पार्टी। सभी पार्टी वाले आते हैं कि पद ले लो, लेकिन पद नहीं लिया किसी पार्टी का। बसपा में रहे, स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद है। स्वतंत्र रहना बस। अच्छा, जिस तरह हमने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के स्वतंत्र रहना पसंद है। देखो, अगर हम किसी पार्टी की सदस्यता लेंगे तो उनकी मीटिंगों में भागना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, लेकिन हम तो स्वतंत्र परिवार से काम करते हैं। यानी इतना समय आप किसी की मीटिंगों में उतना अपना गांव में देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपने गांव वासी। और यहाँ से भी एमएलए के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हमारे बड़े भाई योगेश वर्मा जी। अच्छा। समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ। हम उनके साथ हैं, अबकी बार उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें चुनाव लड़वाना है। अच्छा, योगेश वर्मा जी को। वो जब 2027 नजदीक आएगा उसके बारे में जब बात करेंगे, लेकिन अभी आपका समय नजदीक है तो थोड़ी सी चर्चा और करेंगे आपके बारे में। ये तो तमाम रही गांव के विषय में बात। क्या मैं कुछ सवाल कुछ नेशनल स्तर पर करना चाहता हूं ताकि गांव वालों को ये पता चले कि भाई हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो किस कसौटी पर है। यूजीसी को कैसे देखते हैं? यूजीसी तो एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छी योजना लेकर आया तो बहुत अच्छी चीज है, वो होना जरूरी है। जैसे बच्चों का कॉलेजों में शोषण हो रहा था, अब तक मनमानी चल रही थी, वो उससे थोड़ा सा रोक लगेगी। जो अपने छोटी कास्ट के स्टूडेंट्स हैं वे अपने आप को छोटा फील करते थे या छोटा फील करते थे, छोटा फील कराया भी जाता था ना उनको। कई सारी ऐसी घटना हुई है, ऐसी हमने तो कवरेज की है ना। आपने देखा होगा कि जेएनयू के अंदर तमाम जो है जिस तरह से जो है उनको बाहरी कहा जाता था, उनको शोषित करने की इस तरह की इन दृष्टि से देखा जाता था उनको। तो यूजीसी आने के बाद में तो जो प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, कानून सख्त होगा तो वो थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएंगे, वे थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करेंगे बच्चे। लेकिन अभी तो कोर्ट ने स्टे कर दिया ना इस पर। कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसका आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन तक जाएंगे, इसको लागू करवाएंगे जरूर। हम इसे रुकने नहीं देंगे किसी भी तरह से। क्या देश इसी उलझन में फंसा रहेगा कि पहले कभी अगड़े करेंगे आंदोलन, कभी पिछड़े आंदोलन करेंगे, तो देश क्या पूरे देश की तरक्की आंदोलन की भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, कुछ मजबूरी हो गई है। सरकारें ऐसी आ रही है कि जो अच्छे कानून है उनको पहले दिखा देती है और फिर रोक लेती है। वरना ऐसे सरकारें, मौजूदा सरकारें दबाव में चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वे नहीं दबाव में तो नहीं कह सकते, लेकिन पता नहीं क्यों जब इस कानून को लाई है सोच समझ के लाए होंगे। कोई भी कानून वैसे ही नहीं बनता। मत है ये कहाँ से है? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे नेताओं को देखा है जो 1,50,000 रुपए जहां थोड़ा सा होर्डिंग पोस्टर में खर्च होता है उसके बाद उनकी कमर टूट जाती है कि भाई घर बैठो। और सबसे बड़ी बात यह, हार जो है ना अपने आप में एक ऐसी चीज होती है कि वो बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपका वो तेजस मैं अभी भी देख रहा हूँ, बाद में परिपक्वता देख रहा हूँ, अभी भी तमाम प्लानिंग आपके जहन में चल रही है। हमने आपसे बात की कि आप लाइब्रेरी को कैसे डेवलप करोगे, अपने इंटर कॉलेज जो है अगर जरूरत पड़ी धरने पे भी लेकर आओगे, तो हर कंडीशन में आप ये तमाम चीजें चाहते हो कि बेरोजगारी किस तरह से दूर होकर हमारे ज्यादा लाइब्रेरी से निकल के बच्चे अगर आज 7-8 सेलेक्ट हो रहे तो 50 से 100 कैसे सिलेक्ट हो, ये तमाम योजनाएं हैं। तो कैसे? जैसे पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे 1250 वोट मिली थी। अच्छा। तो मेरा हौसला तो इसलिए बढ़ा हुआ है, मैं लोगों से अब भी मिलता हूँ, वे 1250 तो मेरे साथ है ही। जैसे मैं रास्ते से निकलता हूँ तो लोग मुझे रास्ते से रोक लेते हैं, जो मेरे साथ नहीं थे पिछली बार वे मुझे रोक लेते हैं। वे रियलाइज करते हैं कि यार पिछली बार हमसे गलती हुई है, अब की बार हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अब की बार खुल के लड़ो। इसका मतलब जिन्होंने वोट नहीं दी उनसे भी आपका प्यार मोहब्बत बरकरार है। ऐसा तो नहीं हुआ कह रहे यार तुम नहीं तो वोट ही नहीं। हाँ, वो ऐसा ही तो हुआ, मैंने किसी को बुराई नहीं दी। अच्छा। हाँ, मैं फिर भी मिलता रहा हूँ लोगों से, तो उन्हें लगा है कि यार ये हारने के बाद भी हमसे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छा ही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, उनका आभार है लोगों का। क्या इंजीनियर साहब अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मजा आया आपसे बात करके भाई। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू लेते रहो और सबको चमकाते रहो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अपनी जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हम गांव के लिए पूछ रहे हैं कि आप गांव जनता से ये अपील है, अच्छे को चुनना चाहिए और अच्छे के साथ होना चाहिए। संगत ही सबसे बड़ा असर होता है, संगत का सबसे बड़ा असर होता है। अच्छा चुनेंगे तो अच्छा होगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हालांकि जिस तरह से मैं अक्सर करके मैंने पूरा बिहार चुनाव कवर करा, तमाम मैंने लोकसभा चुनाव कवर करा, लेकिन मैंने कभी भी किसी पार्टी किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं किया और चैनल करता भी नहीं। लेकिन हाँ,
हमारी कोशिश जरूर होती है कि हम वो तमाम सवाल जवाब करें जो एक जनता की जरूरत है, एक देश की जरूरत है, चाहे वो देश विदेश के सवाल हों। आप क्योंकि हर व्यक्ति, हर नागरिक, चाहे वो गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं वो देश से जुड़ी हुई हैं और देश विदेश से जुड़ा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया के तमाम देशों से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने बात की आपके गांव की समस्याओं की, और गांव के उत्थान की, गांव के निर्माण की, गांव के साफ सफाई की, किस तरह से इनकी योजनाएं रहेंगी, किस तरह से बातचीत रहेंगी, और बात की कि इनकी दूरंदेशी कैसी है। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉडकास्ट आपको बेहद पसंद आया होगा। आप इसको एक मोबाइल तक जरूर पहुंचाइए ताकि एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने में सभी को सामर्थ्य हासिल हो और एक सही सोच के साथ वो इस बार गांव की वोटिंग कर सके। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं फुरकान, अगवानपुर, मेरठ।